अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपलसरी इंग्लिश वन मैट्रिक कोर्स कोड 207 की दूसरी यूनिट आज हम स्टडी करेंगे। दूसरी यूनिट है टॉकिंग अबाउट योर हाउस, फैमिली एंड लाइफ एट होम। तो दूसरी यूनिट का टॉपिक है टॉकिंग अबाउट योर हाउस, फैमिली एंड लाइफ एट होम। इसका क्या मतलब है टॉपिक का कि इस चैप्टर में हम इस यूनिट में हम अपने घर, ख़ानदान और घरेलू ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे या बात करेंगे। टॉकिंग बात करना, अबाउट के बारे में, हाउस घर के बारे में, फैमिली ख़ानदान, लाइफ एट होम और घरेलू ज़िंदगी के बारे में बात करना हम सीखेंगे इस यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में। यूनिट 2 जो है ये एक पैराग्राफ से शुरू हो रही है। ये एक सिचुएशन है, एक स्टोरी है, हमने इसको पहले समझना है और इसके मुताबिक ही आगे चलना है। तो ये पैराग्राफ मैं पहले पढ़ता हूँ। आप अपनी बुक जो ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको भेजी है वो खोल के ये पैराग्राफ सामने रख लें और देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं ये पैराग्राफ पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये पैराग्राफ है, मिस्टर इनामुल हक इज़ अ मेजर इन द पाकिस्तान आर्मी। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू हैदराबाद सिंध। He has a wife, Iram Haq, who is a lecturer in a college. Major and Mrs. Haq have two children, daughter Zara, who is 10, and Zohaib, who is 6 years old. Mr. and Mrs. Inamul Haq and family are in Hyderabad. They are living at a friend's house and are looking for a house of their own. They read an accommodation available advertisement in the local newspaper and call the owner. Listen to the conversation between Major Haq and the owner, Mr. अल्लाह बख्श सुमरू। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पैराग्राफ है, इसका क्या मतलब है। इस पैराग्राफ में एक शख्स है जिसका नाम है इनामुल हक। इनामुल हक पाक फ़ौज में मेजर के ओहदे पर फाइज है। उनका तबादला हैदराबाद सिंध कर दिया गया है। इनकी एक बीवी है जिसका नाम इरम हक है, एक जो कि कॉलेज में लेक्चरर है। मेजर और मिसेस हक के 2 बच्चे हैं, बेटी ज़ारा जो 10 साल है और जोहेब 6 साल का है। मिस्टर और मिसेस इनामुल हक और उनके ख़ानदान जो है वो हैदराबाद में रहते हैं। वो अपने दोस्त के मकान में रहाइश पजीर हैं और अपना ज़ाती मकान तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मकामी अखबार में रहाइश की सहूलत जो है उसका इश्तिहार देखा और मालिक मकान को फ़ोन किया है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो मालिक मकान को फ़ोन किया है घर लेने के लिए, घर किराए पे लेने के लिए, इनके दरमियान मिस्टर इनामुल हक के दरमियान और जो अल्लाह बख्श सुमरू है जो ओनर है घर का, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो हम देखेंगे कि घर लेने के लिए किस किस्म की गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू में से वो जो कन्वर्सेशन हुई है दोनों के दरमियान, उसमें से हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब हम देखते हैं नीचे उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसको पढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस को, उसका मतलब जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये गुफ्तगू है, ये डायलॉग जो है लिखा हुआ है जो उन दोनों के दरमियान हुआ है। इनामुल हक जो है वो कहता है सबसे पहले, अस्सलाम वालेकुम, इज़ दिस 790099, क्या ये आपका मोबाइल नंबर है जिस पे मैंने कॉल की है। तो सुमरू जो है मकान का ओनर जो है, मालिक है, वो कहते हैं यस इट इज़, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जी जनाब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हक कहता है कैन आई स्पीक टू मिस्टर अल्लाह बख्श सुमरू प्लीज़। सुमरू आगे से जवाब देता है, हक कहता है कैन आई स्पीक टू मिस्टर अल्लाह बख्श सुमरू प्लीज़, क्या मैं अल्लाह बख्श सुमरू से बात कर सकता हूँ। सुमरू कहता है यस इट इज़, सुमरू कहता है यस दिस इज़ सुमरू स्पीकिंग, जी हाँ मैं सुमरू बात कर रहा हूँ।
हक कहता है सुमरू साहिब, आई हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑफ योर हाउस फॉर रेंट इन टूडेज न्यूज़पेपर। आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी इट। इसका मतलब हुआ कि सुमरू साहब, मैंने आज के अखबार में किराए के लिए आपके मकान का इश्तिहार पढ़ा है। मैं मकान की तलाश में हूँ और मैं इसे देखना चाहूँगा। तो सुमरू कहता है सर्टनली इट्स ब्यूटीफुल हाउस इन अ सेफ लोकेलिटी। सुमरू कहता है बेशक ये एक महफूज मकाम पर एक खूबसूरत मकान है। हक कहता है वेल द एडवर्टीजमेंट सेज इट इज़ इन द कैंटोनमेंट एरिया एज माई ऑफिस इज़ नियर बाई आई वुड लाइक टू सी इट एंड देन मीट यू। इसका मतलब हुआ हक कहता है कि अच्छा इश्तिहार में ये बताया गया है कि ये मकान कैंट के इलाका में है, मेरा दफ्तर करीब ही वाक़ है, लिहाजा मैं उसे देखना चाहूँगा और आपसे मिलना चाहूँगा। तो सुमरू कहता है दैट वुड बी फाइन, व्हाट टाइम डू यू वांट टू कम। ये उम्दा रहेगा, आप किस वक्त आना पसंद करेंगे। हाउ अबाउट 5 इन द इवनिंग। हक कहता है कि शाम 5 बजे कैसा रहेगा। तो सुमरू कहता है टुडे एट 5 ओके लेट मी टेल यू द एड्रेस, इट्स 4 सिविल लाइन, सेकंड हाउस ऑन द राइट ऑफ द सिविल लाइन रोड, यू वॉन्ट मिस इट, द फ्रंट मेन गेट इज कवर्ड विद पिंक एंड वाइट बोगेविला। तो ये अपना एड्रेस बताता है उसको कि ये एड्रेस है, आपने इस एड्रेस पे आ जाना है। तो हक कहता है थैंक यू सुमरू साहब, आई विल सी यू एट 5। सुमरू साहब आपका शुक्रिया, 5 बजे मैं आपको मिलूँगा। लेट अस रिपीट सम ऑफ द की सेंटेंसेस ऑफ द डायलॉग। ये जो डायलॉग हमने जितना भी पढ़ा है, कन्वर्सेशन दो लोगों के दरमियान पढ़ी है, इसमें की सेंटेंसेस मेन जो सेंटेंस हैं जो घर खरीदने के लिए या घर जो है किराए पे लेने के लिए बोले जाते हैं, जो की सेंटेंसेस हैं, मेन सेंटेंसेस जो हमने ज़हन में रखने हैं वो ये हैं। आई हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑफ योर हाउस। ये मेन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इम्पॉर्टेंट। मैंने आपके घर का इश्तिहार देखा है। आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, मैं घर के लिए तलाश कर रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, जो खूबसूरत घर है। आई एम इंटरेस्टेड टू सी इट, मैं इसको देखने में दिलचस्पी रखता हूँ। लेट मी टेल द एड्रेस, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ या बताने दें। आई विल सी यू एट 5 बजे मैं आपको मिलूँगा। ये की सेंटेंसेस हैं, मेन सेंटेंसेस हैं, अहम सेंटेंसेस हैं, ये जो इस्तेमाल हुए हैं इस डायलॉग में। तो इस तरह का सवाल भी पेपर में आ सकता है कि अगर आपने कोई घर किराए पे लेना हो तो आप किस तरह कन्वर्सेशन करेंगे, किस तरह इंग्लिश में पूछेंगे, किस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इन सेंटेंसेस को ज़हन में रखना, ये इम्पॉर्टेंट हैं। इट है पीपल हु वांट टू हायर अ रेंट हाउस माइट लाइक टू आस्क दीज क्वेश्चंस। जो लोग घर किराए पे लेना चाहते हैं वो मंदरजा झैल किस्म के जो सवाल जो हैं वो पूछते हैं या पूछना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हाउ मच रेंट आर यू डिमांडिंग। जब आपने किसी से घर लेना हो किराए पे तो आप उससे पूछेंगे ना आपको कितना रेंट चाहिए। तो आप किस तरह फिक्रा बनाएंगे, हाउ मच रेंट आर यू डिमांडिंग, आप कितना किराया तलब कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ये फिक्रे आपने ज़हन में रखने हैं कि आपने किस तरह पूछना है किसी को जब आपने किसी से घर लेना है किराए पे। तो हाउ मच एडवांस आर यू आस्किंग फॉर, आपको एडवांस में कितना चाहिए। कुछ लोग एडवांस मांगते हैं, इतना एडवांस पहले दो फिर हम घर किराए पे देंगे। व्हाट अबाउट द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, आर दे सेपरेट और जॉइंट। गैस और बिजली के मीटर के बारे में बताएं, क्या यह अलहदा हैं या मुंसलिक हैं। यानी कि घर में गैस और बिजली के मीटर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, और वो अलहदा हैं, यानी एक पोर्शन का अलहदा है दूसरे का अलहदा है, या सारे घर का एक ही मीटर लगा हुआ है। हाउ मैनी रूम्स आर देयर, कितने कमरे हैं, मकान में कितने कमरे हैं। डज द हाउस हैव अ बिग किचन,
क्या मकान का बावर्ची खाना किचन जो है वो बड़ा है? डज द हाउस हैव अ लॉन? क्या मकान में बागीचा है, लॉन है? तो इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं जो मकान किराए पे लेना चाह रहा होता है या ले रहा होता है, वो इस तरह के सवालात पूछता है। इस तरह के इंग्लिश में सवालात पूछे जाते हैं, ये आपने लर्न करने हैं, याद रखने हैं। इस तरह का सवाल जो है आपको आ सकता है कि आप लिखें, जो लोग पीपल हु वांट टू हायर अ रेंट हाउस माइट लाइक टू आस्क। किस किस्म के क्वेश्चन लोग पूछते हैं जब वो घर रेंट पे लेना चाह रहे होते हैं। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये आपके ज़हन में होने चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। नीचे है कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस होता है कि मुख्तसर शक्ल, यानी कि अंग्रेज़ी अल्फाज की मुख्तसर शक्ल जो है उसको हम कंट्रैक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम को आइम बोल लेते हैं हम या लिख लेते हैं, आई के बाद कामा और एम लिख दे तो इसका मतलब आई एम ही होता है। इसकी आई एम की मुख्तसर शक्ल जो है आई एम, इसको कंट्रैक्शन कहेंगे। इसी तरह आई हैव जो है, आई हैव को आई के बाद कामा और वी ई लगा दे तो ये आई हैव की कंट्रैक्शन होगी। आई वुड जो है इसकी कंट्रैक्शन आई के बाद कामा और डी, ये आई वुड की कंट्रैक्शन होगी। इसको कहते हैं कंट्रैक्शंस, यानी अल्फाज की मुख्तसर शक्ल जो है उसको हम कंट्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है जी, वेन एवर वी वांट टू एक्सप्रेस आवर रीजंस फॉर डूइंग समथिंग वी मोस्टली यूज द वर्ड बिकॉज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड नोटिस हाउ मेजर हक एक्सप्रेसेस हिज रीजंस। इसका मतलब है कि जब हम किसी अमल को सारे अंजाम देने के लिए वजूहात बयान करते हैं तो हम अमूमन लफ्ज़ बिकॉज इस्तेमाल करते हैं। आप दर्ज झैल बयानात पढ़ें और गौर करें कि मेजर हक किस तरह वजूहात बयान करते हैं। नीचे लिखा है, आई हैव जॉइंड द आर्मी बिकॉज आई वांट टू सर्व माई कंट्री। मैं फ़ौज में इसलिए भर्ती हुआ क्योंकि मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। बिकॉज लफ्ज़ लगाकर हम वजूहात बयान करते हैं कि हमने फ़लाँ काम क्यों किया। आई टेक रेगुलर एक्सरसाइज बिकॉज इट कीप्स मी फिज़िकली एंड मेंटली फिट। मैं बाकायदगी से वर्जिश करता हूँ क्योंकि इससे मैं जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहता हूँ। तो बिकॉज लफ्ज़ लगा के जो है वो वजूहात बयान की गई है। तो वजूहात बयान करने के लिए मंदरजा झैल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये अल्फाज सारे वजूहात बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर एज़ लफ्ज़ है, बिकॉज है, सिंस है, देयरफॉर, ड्यू टू। ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये वजह बताने के लिए, वजूहात बताने के लिए कि मैंने ये काम क्यों किया, वजूहात बताने के लिए ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अब यही अल्फाज जो हैं वजूहात बयान करने वाले, ये अल्फाज इस्तेमाल करके हमने आगे एक एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है। उन अल्फाज की बुनियाद पर जो वजूहात वो बयान करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। You have been living in a house for the last 5 years. Now you want to move out and find a new accommodation. You will obviously have your dream reasons for shifting to a new place. What reasons do you have? Write at least 5 reasons using words which we have already told you, such as, because, as, due to, since, therefore. As, because, due to, since, therefore ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमने एक्सरसाइज करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराग्राफ ऊपर पढ़ा है मैंने एक्सरसाइज, इसमें कहता है कि फ़र्ज़ करें आप एक मकान में पिछले 5 साल से रह रहे हैं। अब आप वहाँ से मुंतकिल होना चाहते हैं। नई जगह पर मुंतकिल होने के लिए आपके अपने जवाज़ होंगे, क्या वजूहात हैं
नई जगह पर मुंतकिल होने की क्या वजूहात हैं। तो बिकॉज, एज, ड्यू टू, सिंस, देयरफॉर जैसे लफाज इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 5 फ़िक्रात तहरीर करें। एक मिसाल उन्होंने दी हुई है, आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस बिकॉज द लैंडलॉर्ड हैज़ इंक्रीज्ड द रेंट। कहता है कि मैं नए घर में शिफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि घर के मालिक ने किराया बढ़ा दिया है। क्योंकि बिकॉज लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कहता है कि ये अल्फाज सारे लगा के जो कि वजूहात को बयान करते हैं, आपने 5 फ़िक्रे बनाने हैं। तो मैं फ़िक्रे बोलता हूँ, आप जो है नोट डाउन कर लें। ये सवाल जो है ये भी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन अल्फाज को इस्तेमाल करके आप फ़िक्रात बनाने के लिए आपको कहा जा सकता है इम्तहान में। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको जो है ये फ़िक्रे जो मैं बोलता हूँ ये आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, नोटबुक पे लिख लें और इनको ज़ुबानी भी याद करना है आपने इम्तिहान के लिए। तो पहला तो उन्होंने लिखा हुआ है, मिसाल लिखी हुई है। उसके बाद हम फ़िक्रा बनाते हैं। मैं आस्ता आराम से बोलूँगा आप ताकि नोट डाउन कर लें। अगर आपको स्किप हो जाता है तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके चला के दोबारा सुन के उसको दोबारा लिख लेना। तो पहला होगा सेंटेंस, आई वांट टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस as the landlord is not a very pleasant person to deal with। दूसरा सेंटेंस होगा, I want to shift to a new house due to the lack of water in the area। तीसरा सेंटेंस, I want to shift to a new house since this area is getting too noisy। TOO होगा, too noisy। फोर्थ सेंटेंस होगा, I want to shift to a new house because the landlord has increased the rent। पांचवा फिक्रा होगा, the house is very old, therefore, I want to shift to a new house। तो ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करके एज, बिकॉज, ड्यू टू, सिंस, देयरफॉर सारे अल्फाज इस्तेमाल करके सेंटेंस बना दिए गए हैं। आपने इनको ज़ुबानी याद रख लेना है, ज़हन में रख लेना पेपर की तैयारी के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें कहता है कि हक ख़ानदान की क्योंकि अब अपनी रहाइश है, उन्हें कुछ बुनियादी ज़रूरियात के लिए चीज़ें ख़रीदनी हैं। मेजर हक चूँकि फ़ौज में भर्ती हैं लिहाजा उनका ख़ानदान तबादलों का आदी है। वो कुछ अहम अशिया हमेशा अपने हमरा रखते हैं। आपके ख्याल में ये अहम अशिया क्या हो सकती हैं? एसेंशियल आइटम्स जो हैं क्या हो सकते हैं जो वो अपने साथ रखते होंगे? तो राइटर कहता है कि आप बताएं यहाँ क्या क्या चीज़ें वो अपने साथ रखते होंगे। एक उसने मिसाल दी है कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी कि खाना बनाने के बर्तन। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ कि वो नंबर 2 क्लोथ्स यानी कपड़े अपने पास रखते होंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अहम कागजात अपने पास रखते होंगे। उसके फोर ऑप्शन में लिख सकते हैं फर्नीचर, लकड़ी का सामान। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, बिजली से चलने वाली मशीनें वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये वो अपने पास रखते होंगे। आगे एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसमें कहता है कि हक ख़ानदान का अगला कदम जो है वो मकान को अपनी पसंद के मुताबिक सजाना है। तो मिसेस हक जो है वो एक बाज़ोक खातून है, पायदार और मुनासिब कीमत की मकामी अशिया ख़रीदना पसंद करती हैं। वो मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीदने बाज़ार जाती हैं। तो आपके ख्याल में घर के लिए मिसेस हक को किन अशिया की ज़रूरत होगी? तो
हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे उन्होंने लिखा हुआ है कि किन किन अशिया की ज़रूरत होगी। पहले वो लिखते हैं कि फ़र्नीचर की ज़रूरत होगी, तो फर्नीचर शॉप से वो फर्नीचर वगैरह ख़रीदेगी, लाइक बेड, सोफ़ा, टेबल, चेयर्स वगैरह। उसके बाद उसको फर्निशिंग्स की ज़रूरत होगी। फर्निशिंग्स में वो पूछता है कि क्या क्या, राइटर पूछता है क्या फर्निशिंग्स में ख़रीदेगी। फर्निशिंग्स में हाउस होल्ड थिंग्स, कोई भी जो है सजावट वाली चीज़ें ख़रीदेगी। आगे डेकोरेशंस में वो डेकोरेशंस वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पर वेज, वॉल हैंगिंग्स, etc, इस तरह की चीज़ें। आगे हाउस होल्ड प्लांट्स, यानी कि घर के लिए पौधे वगैरह ख़रीदेंगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घर की सजावट के लिए ख़रीदेंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 है। ये एक्सरसाइज आपके लिए है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहता है राइटर के फ़र्ज़ कीजिए आपने अपने घर के लिए कुछ सामान ख़रीदना है और आप बाज़ार जाते हुए मंदरजा झैल दुकानों से आप क्या ख़रीदेंगे और दुकानदारों से क्या सवाल करेंगे। ये सवाल जो है ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। आप अगर जाते हैं मंदरजा झैल शॉप्स पे तो आप क्या ख़रीदेंगे और किस तरह के सवाल करेंगे, किस तरह चीज़ मांगेंगे दुकानदारों से। एट अ मीट शॉप, एक एग्जांपल दी गई है पहले कि मीट शॉप पे, गोश्त की दुकान पे आप कैसे सवाल करेंगे। कैन यू प्लीज़ गिव मी 2 किलोज़ ऑफ मीट, 2 किलो मीट दे सकते हैं आप मुझे, इस तरह आप सवाल करेंगे। एट अ हार्डवेयर शॉप, हार्डवेयर जो शॉप है उससे आप क्या मांगेंगे, किस तरह मांगेंगे, ये मैं आपको फ़िक्रा लिखवाता हूँ, आप अपनी नोटबुक पे लिख लें और उसको याद कर लें। अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आ गया ताकि आप उसको हल कर सकें आसानी से। एट अ हार्डवेयर शॉप ये होगा, आप कहेंगे डू यू हैव अ मीडियम साइज स्क्रू ड्राइवर, डू यू हैव अ मीडियम साइज स्क्रू ड्राइवर। एट अ जनरल स्टोर, जनरल स्टोर पे आप क्या कहेंगे। कैन यू गिव मी 5 किलोज ऑफ राइस। नेक्स्ट है एट अ ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी शॉप पे आप क्या कहेंगे। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ टोमेटोज़, टोमेटोज़ की कीमत क्या है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ टोमेटोज़। एट अ प्लांट नर्सरी, इज़ दिस एन एवरग्रीन प्लांट। तो ये फ़िक्रे आपने ज़हन में रख लेने हैं अगर आपको ये सवाल आ जाए तो, ताकि आप जो है उसको आसानी से हल कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेजर एंड मिसेस हक वांट टू हायर द सर्विसेज ऑफ द फॉलोइंग पीपल टू डू डिफरेंट जॉब्स इन द हाउस। दे नीड अ कारपेंटर टू फिक्स अ विंडो, अ पेंटर टू पेंट द गेट, अ टेलर टू स्टिच द कर्टन्स, एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स द ट्यूबलाइट्स। तो मेजर हक और उनकी बेगम मकान में काम के लिए मंदरजा झैल जो अफराद हैं उनकी खिदमात हासिल करती हैं। कारपेंटर जो है टू फिक्स अ विंडो, खिड़की की मरम्मत के लिए कारपेंटर की उनको ज़रूरत है। गेट को पेंट करने के लिए पेंटर की ज़रूरत है। पर्दे की सिलाई के लिए टेलर की, दर्जी की ज़रूरत है। और ट्यूबलाइट की मरम्मत के लिए इलेक्ट्रीशियन की। तो नीचे इसी की बुनियाद पे एक्सरसाइज है कि 8, एक्सरसाइज नंबर 8 है। देयर आर मैनी अदर पीपल हु वांट टू वर्क, हु कम टू वर्क इन मेजर एंड मिसेस हक्स हाउस। व्हाट डू दीज पीपल डू इन देयर हाउस। तो मेजर हक और उनकी बेगम के घर और भी बहुत से लोग काम करने की गरज से आए हुए हैं। झैल में दिए गए अफराद उनके मकान में क्या काम करेंगे। नीचे कुछ लोगों, कुछ जो है दिए गए हैं कि ये लोग जो हैं उनके घर में क्या काम करने आएंगे। फर्स्ट है जी अ स्वीपर हु कम्स टू, ये हो जाएगा हु कम्स टू स्वीप। ये भी इम्तहान के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्वीपर क्या करता है, स्वीप करता है। हाकरूब स्वीप करता है। अ प्लम्बर हु कम्स टू फिक्स, a plumber who comes to fix drainage system,
ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा है वॉशरमैन हु कम्स टू वॉश क्लोथ्स, अ मेड हु कम्स टू डू हाउस होल्ड कोर्स, a gardener who comes to look after the lawn, a cook who comes to cook food। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रिलेटिव्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली रिलेटिव्स। ख़ानदानी रिश्ते दो तरह के होते हैं। द मैटरनल और मदर साइड्स ऑफ फैमिली एंड पैटर्नल और फादर्स साइड ऑफ फैमिली। यानी कि द मैटरनल और मदर साइड ऑफ फैमिली हो जाएगा ननियाल या वालदा की तरफ से रिश्तेदार, और पैटर्नल और फादर्स साइड ऑफ रिलेटिव्स ददियाल या वालद की तरफ से रिश्तेदार। तो ये दो तरह के जो हैं रिश्तेदार होते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो पहले हम देखते हैं द मैटरनल रिलेटिव्स। वालदा की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उनको हम, रिश्तेदार जो होते हैं वालदा की तरफ से, उनको हम किस तरह के वर्ड्स से पुकारते हैं, किस तरह के उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। पहला है जी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर नानी को कहते हैं और ग्रैंड फादर नाना को कहते हैं। उसके बाद आंट एंड अंकल। आंट यानी खाला, फूफो, मामी, इनके लिए आंट, और अंकल मामू वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नीस एंड नेफ्यू। नीस भांजी एंड नेफ्यू भांजा। उसके बाद आ जाते हैं द पैटर्नल रिलेटिव्स, यानी कि वालिद की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं। ग्रैंड मदर या फादर, दादी या दादे को ग्रैंड मदर दादी, ग्रैंड फादर दादा। आंट एंड अंकल, आंट फूफी एंड अंकल चचा। नीस एंड नेफ्यू भतीजी, नीस भतीजी एंड नेफ्यू और भतीजा। तो ये आपने याद रखना है, अगर पेपर में आ जाए कि आप जो टू टाइप्स ऑफ फैमिली रिलेटिव्स हैं उनके नाम लिखें, तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। आपने इंग्लिश में ये सारे लिख देने हैं, ऊपर लिखना है मैटरनल रिलेटिव्स और उनके नीचे नाम लिख देने हैं। उसके बाद पैटर्नल रिलेटिव्स और उनके नाम लिख देने हैं। इस तरह आपने ये क्वेश्चन हल कर लेना है। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है इस यूनिट में वो पार्ट ए था, अब पार्ट बी शुरू हो चुका है। तो पार्ट बी में रीडिंग एंड राइटिंग है, पढ़ना और लिखना। पहले पढ़ें और बाद में उसके मुताबिक लिखें। तो इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहता है कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, बयान करते हैं या अपने बारे में लिखते हैं, तो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। मिसाल के तौर पर फ़र्स्ट, ये जो अल्फाज लिखे हैं, फ़र्स्ट फर्स्टली, सेकंड सेकंडली, लेटर नेक्स्ट, आफ्टर दैट, मीनवाइल, इन द मीन टाइम, फाइनली। तो इनको कहते हैं सीक्वेंस मार्कर्स। यानी कि ये जो है सीक्वेंस को कायम रखने के लिए किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी इबारत में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी बात में सीक्वेंस को कायम रखने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जो बात पहले कहनी चाहिए वो पहले कहनी चाहिए, जो एंड पे कहनी चाहिए वो एंड पे कहनी चाहिए, एंड वाली बात पहले नहीं कहनी चाहिए, लिखनी चाहिए, और जो पहले वाली बात है वो एंड पे नहीं लिखनी चाहिए, ना ही कहनी चाहिए। तो हर चीज़ को, हर बात को अपने अपने टाइम पे, अपनी अपनी जगह पे के मुताबिक होना चाहिए। तो इनको कहते हैं सीक्वेंस मार्कर्स। तो इन सीक्वेंस मार्कर को इस्तेमाल करते हुए एक एक्टिविटी हमने करनी है, वो है एक्टिविटी एक्सरसाइज नंबर 14।
ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहता है राइटर नाउ राइट अबाउट योर डेली रूटीन, व्हाट डू यू डू द होल डे। कहता है कि अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात के बारे में तहरीर करें, आप सारा दिन क्या करते हैं। स्टार्ट बाई राइटिंग द डिटेल्स अबाउट योर मॉर्निंग एक्टिविटीज़, देन योर आफ्टरनून शेड्यूल एंड फाइनली योर इवनिंग एक्टिविटीज़। यूज़ द सीक्वेंस मार्कर्स वी हैव ऑलरेडी गिवन यू। कहता है कि अपनी सुबह की मसरूफियात से शुरू करें, फिर दोपहर का शेड्यूल और आखिर में शाम की मसरूफियात तहरीर करें। और सीक्वेंस मार्कर्स जो बताए गए हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं ऊपर, फर्स्ट सेकंड, मीन, इन द मीन टाइम, फाइनली, वो ऊपर जो पढ़े हैं वो इस्तेमाल, सीक्वेंस मार्कर्स इस्तेमाल करके आपने पैराग्राफ लिखना है। तो मैं आपको वो पैराग्राफ जो है वो लिखवाता हूँ ज़बानी आस्ता आराम से। मैं आपको बोलूँगा आराम आराम से, आप उसको नोट डाउन कर लें। अगर पेपर में आ जाए कि आप अपनी डेली रूटीन जो है वो लिखें तो आप आसानी से लिख लेंगे। तो आप उस पैराग्राफ को लिख लें और उसके बाद आपने उसको ज़बानी याद कर लेना है। तो मैं शुरू करता हूँ। आई वेक अप एट 5 AM and say my Fajr prayer, full stop. After that I take bath and get dressed, full stop. At about 7 I take my breakfast, इसके बाद full stop. The next thing I do is to drop my siblings at school and then drive down to the library. There I study for hours, full stop. Afterwards at 11 I go to the market to fetch the things. Afterwards at 11 I go to the market to fetch the things my mother has asked me to bring. Later on I pick my siblings from school at 2 in the afternoon, full stop. My whole family eats the lunch together and after that I rest for some time, full stop. In the evening, I take tea and study in my room, full stop. Later, I help my siblings with their homework, full stop. At 8 in the evening I watch TV. Finally at 10 in the night I go to sleep. तो इस पैराग्राफ को आपने ज़बानी याद कर लेना है ताकि अगर पेपर में आ सके तो आप इसको लिख सकें। तो ये था यूनिट नंबर 2। अगर आपको कोई समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो इस वीडियो को बार बार देखें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।